नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं इतिहास की एक और वीडियो। और इस वीडियो की हमने पहले आपको एक क्लास करा दी है। आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाएगी और इस वीडियो में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की है वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था भद्रथ। आइए डिटेल से देख लेते हैं। वर्ष 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। तो दूसरा शासक था बिंदुसार। आइए डिटेल से देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से 298 ईसा पूर्व थी। बिंदुसार के शासनकाल की अवधि 298 से 273 ईसा पूर्व थी। अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 232 ईसा पूर्व थी। नोट देख लेते हैं। अशोक का वास्तविक राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन था, ये शामिल नहीं था। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नीति उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उनको अशोक के अभिलेख में धम्म कहा गया। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। चलिए कुछ डिटेल से जान लेते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था तथा अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी मौर्य द्वारा। आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। तो ये प्रमुख वंश हो जाते हैं नंद और संस्थापक हो जाते हैं महापद्मनंद। पाल संस्थापक हो जाते हैं गोपाल। मुगल और संस्थापक हो जाते हैं बाबर। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे। ये लिखे गए थे प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। आइए डिटेल से देख लेते हैं। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का प्रशासनिक था। रूमनी अभिलेख को छोड़कर
अशोक के केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि खरोष्टी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट एवं शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अशोक सम्राट। डिटेल से देख लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या 14 एवं दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त भी था। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे? तो ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। आइए डिटेल से देख लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक का अभिषेक वर्ष 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक को देव ने पियदासी देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नाम बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 71। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जिसे अब किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे अब जाना जाता है पटना के नाम से। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो ये बीड़ा उठाया था अशोक सम्राट ने। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक अन्य स्थानों पर भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारक, ये धर्म प्रचारक नाम हो जाते हैं और ये हो जाते हैं स्थान। महाधर्म राक्षिती, महाधर्म राक्षिती और स्थान हो जाएगा महाराष्ट्र। नाम हो जाएगा महेंद्र एवं संघमित्रा और स्थान हो जाएगा श्रीलंका। महाराक्षिती और स्थान हो जाएगा यमन देश। सोना एवं उत्तरा, स्थान हो जाएगा सुवर्ण भूमि। मध्यम और स्थान हो जाएगा हिमालय देश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो ये विजय प्राप्त की थी 8 वर्ष के बाद। आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदसी के नाम से जाना जाता है? तो पियदसी के नाम से जाना जाता है अशोक सम्राट को। अशोक को सामान्यतः उनके अभिलेखों में देवनापिय पियदसी के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक सम्राट के शासनकाल में।
आइए इसे डिटेल से जान लेते हैं। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु वर्ष 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो विजय का त्याग किया था अशोक सम्राट ने। आइए डिटेल से देख लेते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मैगिस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगिस्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। मैगिस्थनीज ने इंडिका लिखी जिसमें मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मैगिस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र। आइए देखते हैं शुंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के शासनकाल की अवधि वर्ष 185 से 75 ईसा पूर्व थी। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था सिमुक। आइए देखते हैं सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश की राजधानी पठान प्रतिष्ठा थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था दक्षिण। आइए देखते हैं सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक सातकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश शासित प्रमुख क्षेत्र, तो प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे महाराष्ट्र, आंध्र एवं कर्नाटक दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो ये थे कुषाण वंश के। आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। कुषाण वंश के अन्य प्रमुख शासक, तो अन्य प्रमुख शासक हो जाएंगे विम कडफिसिस, कुजुल कडफिसिस, वासिसिक, हुविसिक, वासुदेव। मौर्यों के पतन से होकर गुप्तों के उत्थान दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किसके रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है उत्तर मौर्य काल के रूप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वंश के मौर्य उत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया गया था? तो ये किया गया था कुषाण राजवंश के शासनकाल में। आइए देखते हैं कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसिस थे।
कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। मूर्तिकला की मथुरा तथा गांधार शैली का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क ने सिल्क मार्ग चीन से रोम जाने वाले पर नियंत्रण किया था। मौर्य उत्तर काल में वे पुरुष और महिला थे जिनके पास जमीन नहीं थी। तो जमीन नहीं थी दास कर्मकार के पास। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुंग वंश की स्थापना की थी? तो सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र ने। आइए देखते हैं सुंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था और इसकी स्थापना वर्ष 185 ईसा पूर्व हुई थी। अंतिम मौर्य शासक भरतरथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। सुंग वंश के अन्य प्रमुख शासक, तो ये अन्य प्रमुख शासक थे अग्निमित्र, वसुमित्र, ब्रजमित्र तथा देवभूति आदि, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की। तो बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने। आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। आइए देख लेते हैं कुछ डिटेल। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक तथा पाशरव जैसे विद्वान रहते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? ये विकसित हुई थी कुषाण राजवंश के तहत। आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में कला से संबंधित दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, जो कि निम्नलिखित हैं। पहली हो जाएगी गांधार कला शैली और दूसरी हो जाएगी मथुरा कला शैली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी? तो ये है कुमार देवी। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित थे। चंद्रगुप्त गुप्त संवत का प्रारंभ करता था। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमारी देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आइए डिटेल से जान लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां। तो ये हो जाएंगी विक्रमा, परम भगवत आदि। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र आदि। समुद्रगुप्त की उपाधियां कविराज, अप्रतिरथ, क्रमांक आदि। महाराजा धीराज की उपाधि से चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे 3 नाटक। आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी और ये 3 नाटक हो जाएंगे। पहला हो जाएगा प्रियदर्शी का, दूसरा हो जाएगा रत्नावली और तीसरा हो जाएगा नागानंद।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी प्रयाग प्रशासित या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे हरिसेन। आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशासित में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने वाला बताया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। तो उन्हें रोका था पुलकेशन द्वितीय ने। आइए डिटेल से देख लेते हैं। चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 94, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो ये की गई थी कुमारगुप्त द्वारा। आइए डिटेल से देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपाधियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आइए डिटेल देख लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपाधियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 96, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। डिटेल देख लेते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय झेलनी पड़ी। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो ये थे बाणभट्ट। आइए देखते हैं बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं। हर्ष रचित एवं कादम्बरी। राजशेखर को महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की मुख्य रचनाएं। तो राजशेखर की मुख्य रचनाएं हैं काव्य मीमांसा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं। तो आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 98, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो ये क्या था? 12 शासकों को पराजित। आइए देखते हैं समुद्रगुप्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 99, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशासित की खुदाई की गई है? तो ये की गई है समुद्रगुप्त की। आइए डिटेल से देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशासित इलाहाबाद प्रशासित स्तंभ लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख वर्णित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 100,
किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया? तो ये सबसे ज़्यादा समय बिताया था ह्वेन सांग ने। आइए डिटेल से देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपना ग्रंथ सी यू की नाम से लिखा था। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट एवं मयूर नामक प्रमुख विद्वान भी रहते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है। तो ये है दुष्यंत की। डिटेल से देख लेते हैं। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता कौन युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त को। डिटेल से देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्णकाल था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है ऊर्ध्ववर्ग का। आइए डिटेल से देख लेते हैं। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं। तो ये शैलियाँ हो जाएंगी द्रविड़ और वैशर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य है? तो ये संबंध साहित्य है मदुराई का। आइए देखते हैं संगम साहित्य। प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं उनको संगम साहित्य कहा जाता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए थे। तो ये 3 संगम हो जाएंगे। पहला हो जाएगा प्रथम संगम अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में मदुराई में। दूसरा हो जाएगा द्वितीय संगम अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में कपाटपुरम में। और तीसरा हो जाए तृतीय संगम नकीर की अध्यक्षता में मदुराई में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिसमें दास भी शामिल होते थे उनको किसके रूप में जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था कैडसियार और आदिमई के रूप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो भूमि को कहा जाता था शालाभोग। आइए डिटेल से देख लेते हैं। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्राह्मणों को दी गई भूमि, शालाभोग शैक्षणिक के लिए दी गई भूमि, देवदान हो जाएगा मंदिरों को दी गई भूमि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चोल काल के दौरान वेदलेन और अरेयार की उपाधियाँ थी। तो ये उपाधियाँ थी धनी भूस्वामियों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रवि कीर्त्य ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशासित की रचना की थी? तो ये रचना की थी पुलकेशन द्वितीय की। डिटेल से देख लेते हैं। रवि कीर्त्य का संबंध ऐहोल अभिलेख से भी है। यह चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है उड़ीसा में। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कोणार्क का सूर्य मंदिर शैली में
निर्मित है। इसका निर्माण गंगवंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने कराया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को वर्ष 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान शिव को। आइए डिटेल से देख लेते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली कला की उत्तम कीर्ति है। राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है तथा यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? ये संस्थापक थे विंध्य शक्ति। आइए डिटेल से देख लेते हैं। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। प्रवरसेन प्रथम एवं प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक राजवंश के प्रमुख शासकों में से थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कराया था चंदेल वंश के शासक ने। आइए देखते हैं चंदेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चंदेल वंश ने स्थापना 9वीं शताब्दी में ननुक द्वारा की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमरिद्देव परमल थे। चंदेल वंश के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर हो जाएंगे कंदरिया महादेव मंदिर एवं विष्णु चतुर्भुज मंदिर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। तो ये था चोल। आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। कदमाई कैडमे चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। विजाल्य 850 से 871 ईस्वी को चोल साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। इस साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंधी का राजा कौन था? तो सिंधी का राजा था धाहिर। आइए डिटेल से देख लेते हैं। वर्ष 711 से 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। इस आक्रमण के समय सिंधी पर दाहिर का शासन था। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल के द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखी गई थी अल-बरूनी द्वारा। आइए डिटेल से देख लेते हैं। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद अल-बरूनी द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। परिणाम पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। परिणाम मोहम्मद गौरी विजय हुए।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीवान-ए-अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन का एक विभाग था। तो ये विभाग था सैन्य सेवा। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। इस विभाग के अध्यक्ष को आरिज-ए-मुमालिक कहते हैं। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के अन्य प्रमुख विभाग, ये प्रमुख विभाग हो जाएंगे और ये संबंधित पद अधिकारी। तो प्रमुख विभाग हो जाएंगे दीवान-ए-रसालत और संबंधित पद अधिकारी हो जाएंगे रसालत-ए-मुमालिक, दीवान-ए-इंसा, शाही इंसा-ए-मुमालिक, पत्राचार से संबंधित। प्रमुख विभाग हो जाएंगे दीवान-ए-विजारत, राजस्व से संबंधित। ये हो जाएंगे वजीर-ए-मुमालिक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 से 1210 तक। आइए डिटेल देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की अवधि 1206 से 1210 ईस्वी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक शब्द का अर्थ चंद्रमा का स्वामी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक तथा शिबे सालार की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधि धारण की थी जिल्ले-इलाही की। डिटेल से देख लेते हैं। बलबन अलबरी तुर्क था। बलबन का मूल नाम बाहुद्दीन था। बलबन ने जिल्ले-इलाही, जिल-ए-इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजादा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी। तो ये व्यवस्था शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। चलिए देख लेते हैं बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बलबन ने लोहे एवं रक्त नीति शासन व्यवस्था का आधार किया। बलबन ने नवरोज फारसी त्योहार का प्रारंभ किया। सिजादा एवं पायबोस रीति प्रारंभ की। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। बलबन ने तुर्कान-ए-चलगानी या चालीसा दल का दमन किया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।